नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धीरज जोशी। मुझे देखकर आप लोग चौंक गए होंगे क्योंकि इस चैनल पर जितेंद्र नैनवाल जी पढ़ाते थे और इस चैनल का नाम अभी तक था एजुकेशन विद नैनवाल। परंतु इस चैनल में अब मैं भी शामिल हो गया हूं, वो कहीं गए नहीं हैं, संग में मुझे भी शामिल कर लिया गया है और इस चैनल का नाम अब बदल कर हो गया है जीएस टैबलेट। इसमें आपको जीएस टैबलेट यानी जीएस की गोलियां मिलेंगी। गोलियां जैसे कि मेरे यहाँ पर देख रहे होंगे आप, क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सभी तरह के एग्जाम्स में आते हैं, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आपको इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करना है और मेरे साथ साथ इन्हें साथ में पढ़ना भी है। और एक चीज आपको बता दूं, वीडियो आपको पूरा देखना है तभी आपको ये क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये चीज मैं आपको बता देता हूं, ये सारे क्वेश्चन पुराने पेपर में आए हुए हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि वास्तविकता में तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ वीडियो को देखेंगे अंत तक और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके लिए एक और चीज है कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसको आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर रोज शाम को जीएस के या जीके जो भी आप कहो उसके 10 या 20 क्वेश्चन, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाएंगे और डेली आपको वहां पर जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। उसको आपको टेस्ट की तरह करना है और अगले दिन आपको आंसर की भी अवेलेबल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ इसे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक इतिहास के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक आपके पॉलिटी के क्वेश्चन है। इसके बाद ज्योग्राफी के और साइंस के क्वेश्चन इसी तरह से आते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया? तो देखो, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जो मुकदमा चलाया गया वो हमारे बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। इन पर मुकदमा चलाया गया, वारेन हेस्टिंग्स। और वो क्यों चलाया गया था, अगला क्वेश्चन बताने के बाद मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। पहले आपको बता दूं, वारेन हेस्टिंग्स हमारे भारत में 1772 से लेकर 84 तक रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। और इन्हीं के शासन में 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उससे भी मैंने यहाँ क्वेश्चन शामिल किए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई? तो नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट, ये नाम आपको याद रखना है, इससे काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीज आती है। पिट्स इंडिया एक्ट यह आया था आपका 1984 में। ये एक्ट जो था उसी के द्वारा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी और इसी एक्ट के विरोध में जो हमारे गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और ये इंग्लैंड चले गए थे, जहां पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इन पर मुकदमा भी चलाया गया। तो ये है इसकी सच्चाई। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के काल में बंगाल विभाजन हुआ? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा बंगाल विभाजन हुआ है वो 1805 में हुआ और 1805 में थे हमारे वायसराय लॉर्ड कर्जन। बहुत फेमस है उनके समय की ये घटना, बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी फिर से आपका लॉर्ड कर्जन ने ही पारित किया था। सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा पर 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित कर दिया गया। तो इसको किसके द्वारा पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन। इन्होंने ही स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, लॉर्ड रिपन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार रेल चलाई गई? तो भारत में जो पहली बार रेल चलाई गई थी वो 1853 ईस्वी में चलाई गई थी और उस समय हमारा गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में एक चीज फेमस है कि उन्होंने राज्य हड़प नीति लागू की, जिसे व्यवगत का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है कि राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को हड़पा गया था या किस राज्य का विलय ब्रिटिश शासन में हुआ था? सर्वप्रथम किसका हुआ था वो पूछा जाएगा।
तो यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेल चलाई गई 1853 ईस्वी और ये चलाई थी बंबई से ठाणे। इस समय मुंबई है, उस समय बंबई था, तो ये आ जाएगा बंबई से ठाणे। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1773 में। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिस समय आपका वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। तो ये उसी समय एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जो बाद में स्थानांतरित होकर दिल्ली में आ गया। अब आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन है कि यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिल्ली में कब हुई, ये आपको ढूंढ के बताना है। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को आएगा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1933 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया किसको? बंगाल वाले को। जो अब तक बंगाल का होता था ओनली, वो पूरे भारत को संभालेगा अब। और आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर एक चीज बताऊं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 1828 से लेकर 1835 तक हमारे गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। उनके शासनकाल में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जैसे सती प्रथा का अंत हुआ है राजा राममोहन राय की मदद से, और एक काम और हुआ है, लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ये काम उनके टाइम पे हुआ है। अब उसके बीच में 1828 से 35 तक उनका शासन था। 33 में आया है चार्टर एक्ट। उस समय तक लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इस एक्ट के तहत उन्हें पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये ध्यान रखना है आपको। अगला है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। तो ये 1909 का जो एक्ट आया था, जिसे आपको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो, ये दो व्यक्तियों के नाम है, मार्ले और मिंटो। हमारे वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, और ये लॉर्ड मार्ले थे यहाँ पर। तो इन दोनों के नाम पे ही मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग निर्वाचन होगा, उस तरह की इसमें बात की गई थी। बहुत ज्यादा डीपली आपको अलग से पढ़ाया जाता है, परंतु आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान देंगे तो बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो ये चीज पढ़ा रहा हूँ, इसको भी इस तरह से ही पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद ये चीज डीपली आपको मिलेगी, परंतु अभी आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है। बस क्वेश्चन में बने रहना है मेरे साथ अंत तक। अगला है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब शुरू हुई? तो भाई भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू हुई 1935 का भारत शासन अधिनियम जब आया था। इस अधिनियम की एक खास बात है, इस अधिनियम में के बहुत सारे कह सकते हैं काफी सारी चीजें हैं। एग्जैक्ट परसेंटेज तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है कितना परसेंट, लेकिन इसकी मैक्सिमम धाराएं जो हमारा संविधान है उसमें ज्यों का त्यों रख दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इससे एक क्वेश्चन जो प्रांतीय स्वायत्तता है, कभी कभी इस नाम से आता है, कभी कभी दूसरे नाम से आता है। क्या आता है? द्वैध शासन के नाम से आता है। द्वैध शासन, इस नाम से यहाँ पर क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या होगा कि प्रांतों में द्वैध शासन कब खत्म हुआ? तो इसका उत्तर आएगा 1935, और केंद्र में लागू हुआ द्वैध शासन। तो ये चीज पूछा जाएगा, प्रांतों में तो खत्म हुआ और केंद्र में लागू हुआ 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत। यहां तक आपके इतिहास के क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक पॉलिटी यानी कि संविधान के क्वेश्चन होंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, निर्विरोध चुने गए प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी जी। नाम सुना होगा आपने इनका, नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध बने थे, मतलब इनके विरोध में, इनके विपक्ष में कोई भी नहीं खड़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति। अराजनीतिक का मतलब जिनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं था, और वो थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये नाम आपको याद रखना है।
और इन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके बारे में। अगला है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है, और अब तक हुई है 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा। आपको ये कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है कि 3 बार जो राष्ट्रीय आपात लगा है किस किस सन में लगा है। मैं आपको बता देता हूं, पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रीय आपात और तीसरा राष्ट्रीय आपात चीन, पाकिस्तान, 2 समय तो 2 लगे, उसके बाद एक इंदिरा गांधी जी द्वारा आपातकाल की घोषणा हुई थी, तो 3 राष्ट्रीय आपात हमारे लगे थे, जिसमें से कि शुरू के 2 थे आपके सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि बाहरी आक्रमण वाला, और तीसरा जो था राष्ट्रीय आपात वो आंतरिक कलह के ऊपर लगाया गया है। और ये जो अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात वाले की बात है, इसके लिए जो हमारा अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 352, मतलब अनुच्छेद 352 के तहत ये राष्ट्रीय आपात लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखेंगे, राज्य में संवैधानिक प्रणाली असफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगता है? तो जब भी किसी राज्य में सरकार गिर जाती है, यानी कि संवैधानिक प्रणाली असफल हो जाती है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है, और ऐसा तो अनेकों बार लग चुका है, और ये लगता है अनुच्छेद 356 के द्वारा। अनुच्छेद 356 के द्वारा ये लगता है आपका राष्ट्रपति शासन। इसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं, उसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। 3 टाइप के आपातकाल का जिक्र है हमारे इसमें, 2 आ चुके हैं, तीसरा अलग आ गया फिर से। वित्तीय आपात किसके तहत लगता है? तो ये लगता है अनुच्छेद नंबर 360 के तहत। और वित्तीय आपात हमारे देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, और भगवान ना करे लगे, क्योंकि इस समय स्थिति थोड़ी खराब भी है, पता है आपको, पर नहीं लगे तो ज्यादा बढ़िया है। अगला है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आपके लिए भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 17, कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है? तो कोई भी व्यक्ति कितनी ही बार, यानी कि अनेक बार, जैसे एक बार राष्ट्रपति बन गया तो अगले बार फिर से वो राष्ट्रपति बनने के चुनाव लड़ सकता है, उसके बाद भी लड़ सकता है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। जबकि अमेरिका में केवल 2 ही बार बन सकता है, ये चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह के लिए लागू होता है, और ये स्थिति होती है जब संसद का कोई भी बैठक नहीं चल रही हो, जैसे कि आजकल की स्थिति भी हो रही है कि इस समय संसद की बैठक करना बहुत मुश्किल काम है। अगर ये स्थिति काफी लंबे समय तक रहती है तो राष्ट्रपति के द्वारा एक बिल बनाया जाएगा जिसमें राष्ट्रपति के मोहर हस्ताक्षर होंगे, और वो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है 6 माह तक। और जाहिर सी बात है 6 माह में तो संसद की कोई ना कोई बैठक हो ही जाएगी। यदि नहीं होती है तो 6 माह बाद इसे दोबारा रिन्यू कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा दोनों बैठक बुलाई जाती हैं, परंतु इस बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ये चीज याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो फिर से इसका आंसर आएगा राष्ट्रपति। कहा गया है हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही राज्यपाल अपने पद पर बने रहता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है इस तरह से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन जिस तरह से आप नोट करना चाहें उस तरह से नोट कर सकते हैं। मैं इसको मिटा के इसके बाद लिखता हूं आपके भूगोल के क्वेश्चन और विज्ञान के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक है आपके भूगोल के प्रश्न, और 31 से लेकर 40 तक है आपके विज्ञान के प्रश्न। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी किस प्रकार की होती है? तो ऊंचे क्षेत्रों में जो लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है वो अम्लीय होती है। क्या होती है? वो अम्लीय होती है, उसमें अम्लीयता का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लैटेराइट मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो देखो लैटेराइट मिट्टी जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय, और उष्णकटिबंधीय के भी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां की जलवायु आर्द्र और शुष्क है। आर्द्र और शुष्क है, उस जगह पर ये लैटेराइट मिट्टी जो है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये लिखा है पर्वतीय ढालों में मृदा अपरदन किस प्रकार रोका जा सकता है?
खेत बनाते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, सीढ़ी नुमा खेत बनाकर। ये तो सबको आता ही है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। अगला क्वेश्चन, कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। काली मिट्टी है, तो इसका उत्तर आ जाएगा काली मिट्टी, काली मिट्टी। और कहीं कहीं पर इसके ऑप्शन में काली लावा मिट्टी भी लिखा हुआ मिलेगा, तो भाई देख लेना, ये भी लिखा हुआ मिलता है या काली मिट्टी लिखा हुआ मिलेगा, दोनों में से एक चीज लिखी हुई मिलेगी। अगला है, किस फसल को पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो भाई हमारा देश तो वैसे किसी कृषि प्रधान देश है, तो हमें मालूम है चावल यानी कि धान को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी फसल जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक उगती है, तो जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी आता है, तब भी है चावल। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल होना चाहिए, परंतु व्यर्थ भूमि, तो हमारे वहां तो एक ही राज्य ऐसा है जो क्षेत्रफल में भी सबसे ज्यादा है और वेस्ट भूमि यानी व्यर्थ भूमि में भी सबसे ज्यादा है, वो है राजस्थान। राजस्थान में रेगिस्तान होगा राजस्थान के अंदर, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा राजस्थान। इसके पास बहुत ही व्यर्थ भूमि है, सब रेगिस्तान बना हुआ है, तो उसमें कहां से कुछ होगा। अगला है, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो चट्टानों के अध्ययन को आपको कहा जाता है पेट्रोलॉजी। ये कहा जाता है आपका पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। और आपके लिए क्वेश्चन देता हूं मैं, एक कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। अगला है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा किस कारण होती है। जो उत्तर पश्चिमी भाग है यानी उत्तर जम्मू कश्मीर और पश्चिम राजस्थान, तो इसके बीच का जो एरिया इधर को है जहां पंजाब साइड पड़ते हैं, तो वहां पर जो वर्षा होती है ये होती है पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिम दिशा से आता है पश्चिमी विक्षोभ। विक्षोभ एक तरह से हवा, ये कहा जा सकता है पश्चिमी हवा होता है। अगला है, दक्षिण पश्चिम मानसून से पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर वर्षा अधिक क्यों होती है। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है आपका, उससे पश्चिमी तट पर वर्षा अधिक इसलिए होती है कि देखो, एक तो वहां पर आपके पर्वत है, पहाड़ है, ठीक, सह्याद्री रेंज भी वही है, तो ये क्या होता है उस हवा से टकरा जाते हैं। पहाड़ मतलब पहाड़ से हवा टकरा जाती है, हवा पहाड़ कहां टकराएंगे, पहाड़ से हवा टकराती है, और वो मानसून में जो गर्म हवा होती है पानी को लेकर चलते हैं बादल, वो टकराने की वजह से उस एरिया में क्या कहते हैं बारिश ज्यादा होती है। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं पश्चिमी घाट के कारण, पश्चिमी घाट हवा को रोकने का कार्य करते हैं, हवा को रोकते हैं, तो हवा को रोकते हैं अर्थात हवा से टकराते हैं, इसलिए यहाँ पर वो मानसून वाला जो बादल होते हैं वो भी हवा के साथ इसमें होते हैं, तो बारिश होने का चांस होते हैं। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है। तो भाई भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है, सबको पता है, बात नहीं राजस्थान की। अब राजस्थान में भी ओनली ऑप्शन राजस्थान हो ऐसा जरूरी नहीं है, वहां राजस्थान का 4 भाग कर देगा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान। तो हमें पता है जितना सबसे लेफ्ट में जाएंगे यानी पश्चिम की ओर जाएंगे वो भाग उतना ज्यादा रेगिस्तान मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, इसका उत्तर ये हो जाएगा, तो इसको आप समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, 0 डिग्री केल्विन कितने सेल्सियस के बराबर है। तो देखो भाई 0 डिग्री केल्विन में होते हैं -273 सेल्सियस, तभी तो सेल्सियस से अगर केल्विन की तरफ को जाना है तो ये माइनस का वहां जाके क्या हो जाता है प्लस, सेल्सियस से केल्विन की ओर जाते हैं तो 273 जोड़ते हैं ना, इसलिए माइनस वहां जाके क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर अणुओं की गति बंद हो जाएगी। देखो अणुओं की गति बंद करनी है, प्रत्येक वस्तु के अणु होते हैं या जल में भी अणु होते हैं, प्रत्येक वस्तु में होते हैं, अगर उसमें टेम्परेचर होगा तभी वो अणु आगे को बढ़ेंगे, गतिशील होंगे, परंतु अगर उसका टेम्परेचर खत्म हो जाए तो अणु भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो टेम्परेचर खत्म कब होगा गति बंद करने के लिए, जब उसका ताप शून्य हो जाएगा। शून्य का मतलब यहाँ पर होगा परम शून्य ताप, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर आप क्या कहते हैं, जिसे हम 0 डिग्री केल्विन भी कहते हैं, इस पर इसकी गति बंद हो जाएगी। जब टेम्परेचर नहीं होगा तो अणु कहां से चलेंगे। अगला, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती। देखो बर्फ पिघलने के लिए क्या होना चाहिए, ऊष्मा का आदान प्रदान होना चाहिए, किंतु बुरादा या बोरा या भूसे के अंदर हम भर देते हैं बर्फ को तो उससे ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, क्योंकि ये चीज ऊष्मा के कुचालक होते हैं।
तो जो बुरादा होता है ना, ये ऊष्मा का कुचालक है, इसकी वजह से ये जल्दी नहीं पिघलती, ऊष्मा का कुचालक। तो इससे काफी देर में इस बर्फ पिघलती है, मतलब लंबे समय तक हम इस बर्फ को रख सकते हैं। अगला है सूर्य की फोटोग्राफी किस उपकरण के द्वारा की जाती है? तो यह है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। स्पेक्ट्रो है, स्टेक्ट्रो है, स्टेक्ट्रो है मेरे ख्याल से, स्टेक्ट्रो हीलियोग्राफ, हीलियोग्राफ। इस क्वेश्चन को जरूर देखने के लिए स्पेक्ट्रो है या स्पेक्ट्रो है, यहाँ पर थोड़ा सा नाम में मुझे कंफ्यूजन है, ज्यादा मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा देख लेंगे कि ये वर्ड जो है किस तरह का है। एग्जैक्ट यही है, थोड़ा सा शब्द एक आगे पीछे। ठीक, अगला क्वेश्चन है फ्रिज में सामान्यतः कौन सी गैस होती है? तो फ्रिज में देखो वर्तमान स्थिति में जो यूज की जाती है वो की जा रही है फ्रेऑन गैस, फ्रेऑन। और ये फ्रेऑन गैस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है CCl2F2। ये फॉर्मूला भी कभी कभी पूछा जाता है। अगला है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस माध्यम से आती है? तो ये तो सबको मालूम होगा, सूर्य की ऊष्मा जो आती है विकिरण के द्वारा आती है। ऊष्मा संचरण के 3 माध्यम होते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। सूर्य से जो आती है उसमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये विकिरण है। और जो हम गर्म एक लोहे की रॉड को गर्म करें, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो ऊष्मा पहुंचती है वो चालन से पहुंचती है। और पानी को गर्म करें तो वो होता है संवहन से। अगला है कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे का ताप बोले तो वर्तमान स्थिति में कहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल स्थिति होती है ना उसकी, कमरे के ताप की, जिसमें ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, तो 25 डिग्री होता है। अगला है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम संबंधित है। तो भाई सबने पढ़ा होगा ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यह है ऊर्जा के संरक्षण से, ऊर्जा के संरक्षण से ये आ गया। अगला है काले वस्त्रों में अधिक गर्मी क्यों लगती है? देखो भाई काले वस्त्रों में गर्मी अधिक लगेगी, यानी गर्मी को अंदर खींच रहा है वो काला कपड़ा, तो इसका मतलब काला रंग जो होता है वो ऊष्मा का अवशोषक होता है। यानी जो काले वस्त्र हैं काले रंग के, ये ऊष्मा के अवशोषक हैं, ऊष्मा का अवशोषक। ज्यादा ये शोषण कर रहा होगा ऊष्मा का, तभी अंदर को गर्मी आ रही है, इस वजह से ये गर्म हो रहा है। अगला है ऊष्मा का प्रवाह किस प्रकार होता है? तो अभी ये ऊष्मा की बात चल रही है, ऊष्मा का प्रवाह बताया था आपको अधिक तापमान से कम तापमान की ओर, अधिक तापमान से कम तापमान की ओर, कम तापमान की ओर ये होता है आपका ऊष्मा का प्रवाह। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके भूगोल से और विज्ञान से, इनको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और साथ में स्क्रीनशॉट भी इसका खींच सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के 40 क्वेश्चन, जिसमें 10 इतिहास, 10 संविधान, 10 भूगोल और 10 विज्ञान के क्वेश्चन मैंने शामिल किए गए थे। मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को पूरा देखना, और जिन लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा उन्हें बहुत ही मजा आया होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीके के 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी याद हो गए होंगे, जिन्हें पहले से याद होंगे उनके रिवाइज हो गए, और जिन्हें याद नहीं होंगे उनको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने वीडियो के शुरू में भी आपसे कहा था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक है, इनवाइट लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही बच्चे ज्वाइन होते हैं ग्रुप में, हम वहां पर जीके के क्वेश्चन या टेस्ट के रूप में डालना स्टार्ट कर देंगे, और आपको उसके आंसर की अगले दिन मिल जाएगी और आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो ये काम रोज होगा, परंतु जब बच्चे उसमें जुड़ेंगे तभी ऐसा काम होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है मेरी तरफ से। थैंक यू, फिर मिलेंगे बाद में और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।